मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 12 में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 8 क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने सबसे पहले पढ़ा मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर हमने पढ़ा मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस जिसमें हमें ये बताया गया कि एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और फैराडे के लॉ से हमने ऑलरेडी ये सीखा था कि एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो फिर उसमें चलने की ताकत आ जाती है और वो जो वेरिएशंस है वो आगे बढ़ते हैं। और इसका नाम हमने रखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि ये था ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और हमने ये भी ऑलरेडी पढ़ा था कि जब कोई वेव आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ रहा होता है, बढ़ता तो आगे है, लेकिन उसके वेरिएशंस जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई एक्सिस पे ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड एक्सिस पे ऑसिलेट करता है, लेकिन दोनों बढ़ते किधर है, तो आंसर है दोनों बढ़ते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। यानी कि वो खुद तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होते ही हैं, साथ साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह के वेव को हम ट्रांसवर्स इन नेचर कहते हैं, जो कि जैसा कि आप ये देख सकते हैं, अगर मैं ये एक्स एक्सिस ले लूं, ये अगर मैं वाई एक्सिस ले लूं और अगर मैं एक वेव ये बना दूं, है ना, तो इस वेव में आप क्या देख रहे हैं, बढ़ तो रहा है किधर, एक्स की तरफ, लेकिन ये ऑक्सीलेट किधर कर रहा है, वाई की तरफ। तो जो वेव ऑक्सीलेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, इस तरह के वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। लेकिन हमें सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में जो हमारा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन के आता है कि प्रूव मैथमेटिकली दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो आज हम इसको सिद्ध करेंगे मैथमेटिकली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। और ये कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए हम ये समझते हैं। तो यहां पे हमने इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया, तो हमने इसको प्रूफ करने के लिए एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लिया, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पे हमने लिया और ये टाइम के साथ ये वेव यहां पहुंच जाता है ना। एक हमने प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पे लिया, प्लेन मींस एक रेक्टेंगुलर शेप की बात कर रहा हूं, प्लेन मींस एक पेपर की तरह, है ना। तो जब वो यहां पे रहेगा और टाइम के साथ वो जब यहां पहुंच जाएगा तो एक रेक्टेंगल यहां मिलेगा, एक रेक्टेंगल यहां मिलेगा, और हम ये दोनों रेक्टेंगल को लेके अगर हम एक 3D फिगर बना दें तो हमें ये पैरेललोपाइड मिल जाएगा, जिसका मैंने नाम रखा है ABCD EFGH, है ना। और हमने ये भी माना है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है पहले से कि एक तो y पे काम करता है, एक z पे काम करता है, बढ़ता x की तरफ है, लेकिन चूंकि हमें ये सिद्ध करना है कि ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, तो हमें ये इसमें क्या बताना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि x एक्सिस की तरफ, है ना, x एक्सिस की तरफ इसका कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ काम नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ काम नहीं करता है, ये सिर्फ x एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं, प्रोपागेट करते हैं। लेकिन हम इसको सिद्ध करने के लिए उल्टा मान लेते हैं। जैसे हम 10th क्लास में प्रूव करते थे कि √3 एक रेशनल नंबर है या √2 एक रेशनल नंबर है, तो वहां पे हम क्या करते थे, हम मान लेते थे कि वो एक रेशनल नंबर है। उसी तरह अगर हमें ये प्रूफ करना है कि x की तरफ इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम यहाँ पे ये उल्टा मान लेते हैं कि हम एक ऐसा वेव ले रहे हैं जो x पे ही डिपेंड करता है, यानी x पे डिपेंड करता है और टाइम के साथ वो आगे बढ़ता है, यानी वो t पे भी डिपेंड करता है। तो हम एक ऐसा वेव मानते हैं जो x पे डिपेंड करता है और t पे डिपेंड करता है, y और z पे डिपेंड नहीं करता है। और बाद में हम ये सिद्ध कर देंगे कि हमने जो माना है वो गलत है। तो कैसे हम ये सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, तो लेट अस कंसीडर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस एंड अ पैरेललोपाइड ABCDEFGH placed with its edges parallel to the 3 coordinate axis. The electric and magnetic fields vary sinusoidally with x and t, यानी कि सिर्फ x और t पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, y और z पर डिपेंड नहीं करता, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ y एंड z। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करते हैं, गॉस थ्योरम का यूज करते हैं, जिसमें आपने पढ़ा है कि गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक
मैक्सवेल इक्वेशन का जो पहला इक्वेशन था कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये कब होता है? जब उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज हो। यहाँ पे ये जो हमारा पैरेललोपाइड बना है, जब ये यहाँ पे था, बाद में ये यहाँ पे पहुंच गया, तो क्या इस पैरेललोपाइड के अंदर कोई भी चार्ज है? तो आंसर है नो, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द पैरेललोपाइड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला है वो 0 होने वाला है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे लिखना है। तो यहां पे हमने लिखा since parallelopiped ABCDEFGH does not enclose any charge, according to Gauss law, the total electric flux across it must be 0। आपने पढ़ा है कि अगर अंदर चार्ज होता है तभी वहां पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाना है? 0 हो जाना है। और अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैरेललोपाइड जैसे कितने फेसेस हैं, तो इसके 6 फेस है। एक तो आपका ये फ्रंट फेस हो गया, ये वाला आपका बैक का फेस हो गया, 1 2 3 4, एक ऊपर का 5 और एक ये नीचे का 6 फेस है। तो अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखना चाहूं तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं कि E डॉट डी एस प्लस ये मैं लिख रहा हूं ABCD के लिए, है ना, ये किसके लिए? फेस ABCD के लिए। फिर यहां पे मैं लिखता हूं E डॉट डी एस, ये मैं लिखता हूं फेस EFGH के लिए, ठीक है, EFGH पैरेलल में ले रहा हूं, एक ये पैरेलल वाले लिया, फिर प्लस इसके साथ एक और पैरेलल कर लेता हूं। इस बार ऊपर वाला कौन सा हमारा है? BCGF, है ना, BCGF E डॉट डी एस। इसके साथ फिर मैं प्लस, इसके साथ पैरेलल कौन है? तो ये है हमारा ADHE, है ना, या फिर ADHE ही हम लिखते हैं, ADHE, ये हो गया E डॉट डी एस, ठीक है, ये हो गया, ऊपर वाला भी हो गया। अब हम ये ले चुके थे ऑलरेडी, ये ले लिए, अब ये वाला लेते हैं EF या फिर ABFE, है ना, ABFE E डॉट डी एस प्लस एक हमारे पास और कौन सा बच गया? कौन सा बच गया? हमने कौन सा लिया अभी? ये हमारे पास बच गया CDHG, है ना, CDHG, और ये सारा का सम कितना है? 0, है ना। तो हम इस क्लोज इंटीग्रल को हमने ये 6 फेसेस में अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं, चूंकि हम ये ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, या मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी माना है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एक्स और टी पे। तो y की तरफ, है ना, y की तरफ या z की तरफ इसका कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता, ऐसा हमने मान रखा है। तो ये जो हमारा फेस है, एक ये फेस आप देख सकते हैं, ये BCGH, और एक ये फेस जो हमारा है ADHE, है ना। उसके अलावा ये जो फेस है आपका, ये बाहर की तरफ, ये z की तरफ है, और ये जो आपका है CDHG, ये भी आपका बैक की तरफ है। तो ये z की तरफ काम कर रहा है, और ये वाला ऊपर वाला आपका y की तरफ काम कर रहा है। तो चूंकि y और z पे तो डिपेंड करता नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे 0 कर सकते हैं पैरेलल में लेके। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो हमको मिला हुआ है, पहला कौन सा? हेयर। पहले मैं इसको रब कर लूं और फिर मैं आपको क्लियर करता हूं। तो ये हमने क्या लिखा, जो मैंने आपको कहा था कि E जो है हमारा, ये y और z पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो फेस हमारा y और z की तरफ है, हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये ऊपर का फेस है ना, ये y की तरफ है, कौन सा? BCGF। ये नीचे का फेस आ जाइए ADHE, और z की तरफ कौन है? ये फ्रंट फेस EF या फिर ABFE, और ये बैक वाला फेस DCGH। ये हम चारों क्या कर देंगे? हम इस चारों को छोड़ देंगे, क्योंकि y z पे ये डिपेंड करता ही नहीं है। हम सिर्फ x वाले को लेके चलेंगे। x वाला कौन है? तो आंसर है ABCD और EFGH। हम सिर्फ इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है, since it does not depend on y and z, so the contributions from the faces normal to the y and z axis, जो फेस y और z एक्सिस पे नॉर्मल है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे पेयर में, यानी कि ये नीचे ऊपर वाला, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? सो वी हैव ABCD और EFGH। इसका सम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6 थे, है ना, 1 2 3 4
5 6, जिसमें हमारे पास सिर्फ ये x वाला बच गया, ये हमारे पास x वाला बच गया। ये आपका जो एक था BCGF ADHE है ना, BCGF ये y की तरफ था, ये y वाला था, ये नीचे वाला भी कौन है, y वाला। ये जो आपका फेस है, कौन सा फेस, ABFE ये वाला, ये z की तरफ था, और बैक साइड जो आपका बच रहा है DCGH, ये भी z वाला ही था। तो ये दोनों पेयर जो है ये हमने हटा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हमारे पास सिर्फ जो फेज बचे हैं वो ABCD बचा और EFGH बचा। तो अब हम सिर्फ ये दोनों फेज पे ही काम करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा आगे रिजल्ट क्या आता है इससे, और सब कुछ हमारे रिजल्ट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, ABCD है ना, x की तरफ है, EFGH ये भी हमारा, ये हमारा EFGH, ये हमारा ABCD। अब यहां पे मान लिया जाए कि EX है ना, लेट EX and E-X are the components of electric field along x-axis है ना। यहां पे इस फेस पे हमने क्या माना है, E-X, और इस फेस पे हमने क्या माना है, EX। तो अब हमें क्या मिलेगा ये हम देखते हैं। तो यहां पे ये हमें मिल जाएगा E है ना, DS क्या है, DS हमारा एरिया होता है, फिलहाल हम उसको DS ही छोड़ रहे हैं। मैं इसको क्या लिखूंगा, ABCD को EX DS प्लस यहां पे ये बन जाएगा E-X DS इज इक्वल टू कितना, 0। ये है आपका ABCD के लिए और ये है आपका EFGH के लिए, ठीक है, ओके। इस EX को मैं बाहर कर देता हूं, ठीक है। तो ये EX आपका बाहर हो गया, और ये DS की अगर मैं बात करूं, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज पूछ सकते हैं कि सर यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, ये E डॉट ds ADS cos थीटा होता है। तो आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपका ये जो है, ये डायरेक्शन किसका, एरिया वेक्टर है ना। इस एरिया के लिए ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर का है, इस एरिया के लिए ये डायरेक्शन किसका है, एरिया वेक्टर का है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है और एरिया वेक्टर डायरेक्शन भी यही है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और अगर मैं इधर की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, इधर, जबकि एरिया वेक्टर किधर है, इधर। तो यहाँ पे थीटा आपका हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं EDS cos 0 डिग्री है ना, ABCD के लिए। और यहां पे आप इसको लिख सकते हैं ये EX था, यहाँ पे E-X DS cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां से EX को बाहर कर दूं, EX को अब मैं यहां से बाहर कर देता हूं। अब यहां पे आप देखिए DS क्या हो गया, DS हो जाता है ABCD का टोटल एरिया। इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो आंसर है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये है DZ, ये DY, तो DY इंटू DZ प्लस यहां पे आते हैं तो E-X हमारा बाहर हो गया, DS फिर से एरिया क्या हो जाएगा, DY इंटू DZ। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस बाहर आएगा। तो ये जो मेरा प्लस था पहले यहाँ पे, ये प्लस और माइनस मिलके ये यहाँ माइनस बन जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ से DY DZ कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा EX माइनस E-X, बाहर कॉमन आ गया, DY DZ इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं कि एरिया कभी भी 0, ये एरिया हमारा है एरिया, तो ये एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता है, विच मीन्स इसको 0 होना पड़ेगा। तो क्लियरली है ना, हम क्या लिखेंगे, क्लियरली DY DZ ये तो नेवर 0 नहीं हो सकता है, तो 0 कौन होगा, तो आंसर है EX माइनस E-X, ये 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो जाता है तो EX जो है वो E-X के बराबर हो जाता है। यही मेन फैक्ट है कि EX जो हमारा है वो E-X के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पे था तो उसकी वैल्यू जो हमारे पास थी वही वैल्यू हमें यहां भी मिलती है। क्यों, क्योंकि EX जो है वो E-X के बराबर है। तो यहां से हमें क्या मिला,
तो यहां से हमें ये पता चलता है कि Ex की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलोंग x डायरेक्शन में बदली नहीं, वही की वही रह गई। और हम ये जानते हैं कि अगर वो वैल्यू ना बदले, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे तो Ex और E' बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये कांस्टेंट है, स्टैटिक है, बदल नहीं रहा है। और अगर ये बदल नहीं रहा है तो ये वेव नहीं बना सकता है। वेव हमेशा कौन बनाता है? बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हमें यहां से लिख सकते हैं क्लियरली, the electric field is static or constant है ना। So it never produces wave, ये कभी भी वेव नहीं बना सकता है। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये इसका वैल्यू होगा x की तरफ, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis must be zero, that is E जो होगा x की तरफ, है ना, ये जो होगा ये हमेशा कितना होगा? जीरो होगा। और अगर ये जीरो होगा इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ काम नहीं करता है। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम किया, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने क्या लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा की। इसी तरह हम एक मैग्नेटिक फील्ड भी ले सकते हैं, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को हम लेके प्लेन एक वेव चलेंगे और फिर हम यही मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम ये सिद्ध कर सकते हैं। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली वी कैन प्रूव Bx जो होगा वो भी कितना होगा? जीरो होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस ये भी जीरो होगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट x डायरेक्शन में काम नहीं करता है। तो हमने जो माना था कि x और t पर डिपेंड करता है, तो ये हमारा मानना यहाँ पे गलत हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट x की तरफ नहीं है। तो वो किधर है भाई? तो वो एक y की तरफ है, एक z की तरफ है। और अगर एक y की तरफ है, एक z की तरफ है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि क्लियरली, है ना, या फिर सो द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, है ना, आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन and also perpendicular to each other. Therefore, EM wave, है ना, EM wave is transverse in nature. है ना, ये कैसा है? ट्रांसवर्स है नेचर में। फिर से इसको समझ जाइए, हमने क्या प्रूव किया? पहले हमने माना कि x की तरफ इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट काम करता है, और बाद में हमने प्रूव कर दिया कि x की तरफ तो काम करता ही नहीं है। कैसे? क्योंकि इस पोजीशन पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही पोजीशन, इस पोजीशन पे भी हमें वही वैल्यू मिलता है, वो कांस्टेंट रह जाता है, स्टैटिक रह जाता है। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि स्टैटिक या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक सोर्स नहीं बन सकता है EM वेव का। तो Ex वहां पे जरूर जीरो रहा होगा, तभी वो कांस्टेंट रह गया। इसी तरह हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो हमारा Bx है ये भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पे ये आराम से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट x की तरफ काम नहीं करता है, वो हमेशा x पर परपेंडिकुलर काम करता है, और इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर है। तो ये था हमारा आज का प्रूफ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।